Friends, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. We are here doing unit number 3rd, electrochemistry, and today is our lecture 6 on this unit. In our last lecture, we discussed about the specific conductivity, equivalent conductivity, molar conductivity, resistance, conductance, and so on, and many more. Now, in this lecture, we are going to start a new topic, that is the variation of conductance, specific conductivity, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन. कि जो आपका कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है, उसका डाइल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ता है. एज यू नो, कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कप्पा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा. ओके, इन सब चीज़ों का डाइल्यूशन के साथ क्या फ़र्क पड़ता है. अगर आप किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पास वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. वन इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वन इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में या मॉल्टन फॉर्म में कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं. एंड जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं. तो चाहे आप कंडक्टेंस की बात करो जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करो जिसको लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करो जिसको आप लैम्डा एम से जो है वो डिनोट करते हो. तो ये जो सारी कंडक्टिविटी होती हैं, दीज आर इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. ये सारी की सारी जो आपकी डाइल्यूशन का मतलब कि अगर आप सोल्यूशन में वाटर ऐड करते हो, उसको डाइल्यूट करते हो, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो डाइल्यूशन के साथ क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं. लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कप्पा से, ये जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ये डिक्रीज़ होती है विद डाइल्यूशन. डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. ये वाली चीज़ आपकी एक अलग से है जो डाइल्यूशन के साथ क्या करती है, डिक्रीज़ करती है. अब ये जो डाइल्यूशन है इनका इंक्रीज़ कर रहा है, डाइल्यूशन के साथ जो इनकी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है. ये ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? एज यू नो, जो किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रोलिटिक कनेक्टिविटी होती है, अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी किसके अंदर आती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टेंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ आयंस पे. नंबर ऑफ आयंस, या आप कह लो कि जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट पे, कि वो किस तरीके से आपके जो आयंस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. जितना स्पीडली वो मूव करेंगे, जितने ज़्यादा आयंस रहेंगे, उतनी उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो पहले मैं यहाँ पे कप्पा की बात करूँगी. जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज़ क्यों करती है. एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपने क्या लिया हुआ है कि जो है पर सेंटीमीटर क्यूब, जो ये हमने सपोज़ करो एक कंटेनर लिया या जो भी लिया, ये हमारे पास एक कंटेनर है. उस कंटेनर में ये जो स्मॉल सा पोर्शन है, ये वाला स्मॉल पोर्शन जिसको मैं बिल्कुल डार्क कर दे रही हूँ, ये स्मॉल सा पोर्शन लेट सपोज करो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका पोर्शन है. तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस होंगे, जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, उनकी जो कंडक्टेंस पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अगर आप सोल्यूट को क्या करोगे, जो है यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, इस सोल्यूशन को क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे, तो ये इस एरिया पे यहाँ जो वॉल्यूम में आयंस प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे. तो डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो आपका आयंस होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है. लेट सपोज कि जब आपका कंसनट्रेशन जो है सोल्यूशन था, तो इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपके 10 आयंस प्रेजेंट थे. तो उन 10 आयंस की जो आपकी कंडक्टिविटी थी उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको आप कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली कंडक्टिविटी भी कहते हैं. लेकिन अगर इसमें आपने क्या किया, वाटर ऐड करना स्टार्ट किया, तो ये जो आयन यहाँ पास पास थे ये दूर दूर जो है वो डिस्पर्स होना स्टार्ट करेंगे. और अब वहाँ से इस एरिया, इस जो आपका ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में सपोज करो केवल जो है 5
आयंस रह गए। तो क्या हुआ, पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। और अगर आयंस डिक्रीज कर गए तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या जिसको आप कंडक्टिविटी कहते हो वो भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। दैट्स वाई जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या करती है, डाइल्यूशन के साथ जो है वो डिक्रीज करती है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, लैम्डा एम की या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट की, यानी कि जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इसकी बात करते हैं, ये आपकी डाइल्यूशन के साथ क्या करती हैं, अगर इंक्रीज़ करती हैं। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ये बताया था कि जो आपकी लैम्डा इक्विवेलेंट है वो इक्वल होती है कप्पा इंटू वॉल्यूम, कप्पा इंटू वॉल्यूम। क्योंकि अगर आप जो है, आपको मैंने वो डायग्राम्स ड्रॉ करके क्यूब का, वहाँ पे मैंने आपको एक सुटेबल एग्जांपल लेके अच्छे से समझा रखा था कि सपोज़ करो ये आपका एक क्यूब है जिसमें आप छोटा सा क्यूब ले रहे हो। अगर इस क्यूब में अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो और इसका जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दोनों क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को क्या करते हो, 4 टाइम इंक्रीज़ कर देते हो, 4 टाइम इंक्रीज़ करके फिर से इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, तो पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, जो होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी और टोटल की क्या होगी, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। यानी कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो जो यहाँ पे इसमें तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन जो वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा, वो वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ होगा वो इस चीज़ के डिक्रीज़ को क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा, उस चीज़ से ज़्यादा जाएगा। इस वजह से क्या होता है, जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है वो जो है डाइल्यूशन के साथ आपकी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। इसमें से क्वेश्चंस भी आपके आते हैं कि वाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन या वाई मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो दिस वन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। की जो मोलर कंडक्टिविटी, सिर्फ हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, उसकी जो है कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है कि अगर आप डाइल्यूट करते हो या कुछ भी करते हो, उसको कंसंट्रेटेड करते हो, तो वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आपके 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक है क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो चाहे आप केस में क्या लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, चाहे आप क्या लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो। तो अगर दोनों की हम बात करते हैं, तो अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन करने पे जो मोलर कंडक्टिविटी जिसको आप लैम्डा एम बोलते हो, ये लैम्डा एम क्या करता है, आपका इंक्रीज़ करता है। लैम्डा एम क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब कैसे इंक्रीज़ करता है, इस सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होता है। बेटे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको जब आप एक्वा सोल्यूशन में डालते हो तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, अपने आयंस में क्या कर जाता है, डिसोशिएट हो जाता है कम्प्लीटली। मतलब एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता है जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में जो है रहे। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है, इसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ द लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए इंटू रूट सी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो मोलर कनेक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के साथ वेरी करती है। इसमें आपका ए है, ए क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ए हमने क्या ले रखा है, एक कांस्टेंट रखा है जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका टाइप कैसा है, उस इलेक्ट्रोलाइट की टाइप पे डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, पोलर है या फिर क्या है, नॉन पोलर है। एंड थर्ड थिंग जो ये कांस्टेंट है ये टेम्परेचर पे भी आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे जो लैम्डा नॉट एम है, लैम्डा नॉट एम हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो लैम्डा एम तो आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ नोट लगाने से क्या मतलब है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कि आप इसको कितना मैक्सिमम जो है डाइल्यूट करोगे उस टाइम जो कंडक्टेंस बिहेवियर होगा वो क्या होगा, आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो किसी भी सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे,
उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आप कह सकते हो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कि किसी भी चीज़ की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो उसकी कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जो आपने इक्वेशन यहाँ पे करी हुई इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या कहते हैं, डी बाई हक्कल उनसागर इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डी बाई हक्कल उनसागर इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन डी बाई हक्कल और उनसागर ने दी थी जो है इसकी कंडक्टिविटी को बताने के लिए। अब यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लैम्डा एम सी और कंसंट्रेशन सी के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जिसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, -a स्लोप वहाँ पे आपका होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो ग्राफ है वो क्या हो, लीनियर हो हायर कंसंट्रेशन पे, तो इसको आप कुछ भी ले सकते हो। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे कि सपोज़ करो मैंने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक कंटेनर में लिया, सपोज़ करो मैंने NaCl ले लिया, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो इसको यहाँ पे डिसोशिएट किया, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, काफ़ी सारे जितने भी होंगे अपने क्या होंगे, आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्राउडिंग हो जाएगी। जब कम्प्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे, क्राउडिंग होने की क्यों, क्योंकि जो आयंस है वो एक दूसरे के जो है वो क्या रहेंगे, आपका पास रहते हैं। तो जब क्राउडिंग हो जाएगी, तो क्राउडिंग होने की वजह से क्या होगी कि जो एक आयन है वो दूसरे आयन के साथ यहाँ पे जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगी, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अब ये इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि एक आयन का दूसरे आयन के साथ जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो जो मोशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, मोशन क्या होगा, लेस होगा। मतलब जब एक आयन दूसरे आयन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे क्राउडिंग की वजह से, तो वो फ्रीली जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। जब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, इनका कम होगा, क्योंकि इस जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है उसमें जो कंडक्टेंस पावर है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ आयंस पे। और अगर यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है इंटर आयनिंग, तो वो जब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है वो कंडक्टेंस बिहेवियर भी क्या होगा, आपका कम होगा। लेकिन अगर आप इस सोल्यूशन को क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, क्या करते हो बेटा, इसको आप डाइल्यूट करते हो। डाइल्यूट का मतलब कि आप जो है सॉल्वेंट जो होता है, जो भी इसका सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट इसके अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे। तो सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होगा, जो ये आपके मॉलिक्यूल हैं सोडियम और क्लोरीन के, जो आयंस हैं, ये आयंस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। और जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा तो ये जो है आसानी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इनकी कंडक्टेंस पावर क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करती है। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं इंक्रीज़ करती है कि कोई नए आयन तो बनने ही नहीं है, जो पुराने आयन हैं उन्हीं की वजह से जो है आपकी जाती है। तो कोई भी जब इसको डाइल्यूट करते हो तो मैक्सिमम डाइल्यूशन जितना हो सकता है उस मैक्सिमम डाइल्यूशन को आप क्या कहते हो कि आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हो। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा नॉट एम लेते हो, या समटाइम्स आप यहाँ पे लैम्डा जो एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप ले लेते हो, जो कि क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे इंक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। बेटा मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट बता रखा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, यानी कि नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस कम्प्लीटली। नॉट डिसोशिएट का मतलब क्या होता है, टूटना। नॉट डिसोशिएट इनटू इट्स आयन कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली अपने आयंस में क्या करते हैं, डिसोशिएट नहीं होते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड है इसका एग्जाम्पल, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका एग्जाम्पल। ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये जो है आपके जो है जब हम क्या करते हैं बेटा, जब आप क्या करते हो, इसको डाइल्यूट करते हो, क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक जाते हो,
तो जो अनडिसोशिएटेड होते हैं, मतलब जो आपके डिसोशिएट नहीं हुए होते हैं, जो अनडिसोशिएट जो है मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो है गेट स्टार्टेड डिसोशिएट, वो जो है डिसोशिएट होना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो डिसोशिएट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या कर जाएंगे, आपके इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो भी क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। और इस केस में जो आपका इंक्रीज होता है वो इंक्रीज जो है मच मोर, काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा होने का रीज़न यही है आपका कि ये जो है पहले तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम रहते हैं, लेकिन जब आप उनको क्या करते हो, डिसोशिएट, डाइल्यूट करते हो, तो जो अनडिसोशिएटेड होते हैं वो भी डिसोशिएट करते हैं और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ आयंस पे, तो वो भी क्या करता है, आपका इंक्रीज कर जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली जो इसकी वैल्यू है वो डिटरमाइन नहीं हो पाती कि कितने मॉलिक्यूल जो है डिसोशिएट हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो कांट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, उसको आप एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे रीज़न ये भी दिया गया है कि जो हो सकता है कि कम्प्लीटली कुछ मॉलिक्यूल जो है आपके अनडिसोशिएटेड फॉर्म में हो या कुछ ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आए, तो वहाँ पे जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक लॉ दिया गया, जिस लॉ ने क्या किया, उस लॉ ने आपको अच्छे से सॉल्व करके बताया कि कैसे आप जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है वो ईजिली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस लॉ इज़ नोन एज द कोलार्स लॉ। कोलार्स ने क्या किया, बहुत सारे जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थे स्ट्रॉन्ग वाले जिसमें कॉमन आयंस थे, उनकी मोलर कंडक्टिविटी को जो है उसने बहुत अच्छे से स्टडीज़ किया। तो उसके भी यहाँ पे कोलार्स ने हमें क्या कंक्लूज़न दी, कोलार्स ने कंक्लूज़न दिया कि जब भी किसी एटम, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसमें हर एक आयन का जो होता है वो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि इसने कहा कि ईच आयन, मतलब ईच आयन का मतलब जितना भी उसमें आयन होगा, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अपना योगदान देगा। मेक द डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसकी जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी उसमें हर एक आयन का जो होगा एक कंट्रीब्यूशन होगा। आप किसी भी आयन की जो कंट्रीब्यूशन है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, हर एक आयन का। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इररिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आपका इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। तो उसने बोला कि एवरी आयन, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम एक वॉल बना रहे हों उसमें हम कहते हैं कि हर एक ब्रिक की जो है वो जो है इंपॉर्टेंस होती है। ओशन की बात करते हैं उसमें हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर की जो है वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स लाइक सिमिलर वे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आप किसी चीज़ की टोटल मोलर कंडक्टिविटी जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करते हो तो उसमें हर एक आयन का क्या होता है, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन वहाँ पे होता है। साथ में कोलार्स ने आपको ये भी बताया कि जो एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा एक आयन का टुवार्ड मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि आप इंडिविजुअल का मतलब मैंने कहा यहाँ पे कि हर एक आयन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा, अकेला एक आयन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन, किस चीज़ के लिए, टुवार्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी में उसका जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज, टुवार्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि ये मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम कहेंगे मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या है कि जो इंडिविजुअल आयन है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसको हमने जो है वो क्या बोला, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो इन शॉर्ट आप अगर बोलो कि कोलार्स कहना क्या चाहता है, तो कोलार्स ये कहना चाहता है
कि जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट, अभी मैंने आपको लास्टली बताया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उसने कहा कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो सम होती है, क्योंकि हर एक आयन कंट्रीब्यूशन करता है, इसलिए वो किसका सम होती है? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड द अनायन। तो इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। जितने भी आपके कटायन, दो ही तरह के आयन होते हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है और ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफिशिएंट। और हर किसी को जो है उसके जो कोफिशिएंट होगा उससे क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब जो उसके आगे 1 2 3 कुछ भी आपका जो है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया तो कैल्शियम क्लोराइड में यहाँ पे 2 क्लोरीन आएगा, तो उसकी जो कोफिशिएंट होंगे जो आगे लगे होंगे फॉर्मूला यूनिट में, उसकी कोफिशिएंट से हम उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है, अब वो इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास AXBY, AXBY उसका नंबर है। तो जब ये टूटेगा तो कितने में टूटेगा? XA पॉजिटिव प्लस YB नेगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं बी के वो Y हैं। तो यहाँ पे इसकी जो लैम्डा नॉट M आएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसके लिए? AX और BY के लिए, तो वो आपका आएगा X लैम्डा नॉट M A का प्लस Y लैम्डा नॉट M B का। दोनों को क्या करेंगे? हम सिंपली ऐड करेंगे। अभी जब इसको सुटेबल्स एग्जांपल्स करेंगे, उस एग्जांपल के साथ ये जो है आपका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कि सपोज करो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। अब अगर मैंने लैम्डा नॉट M निकालना है NaCl के लिए, तो इसमें 2 आयंस बनते हैं बेटा। वो 2 आयंस कौन से बनते हैं? एक तो सोडियम पॉजिटिव बनता है, दूसरा क्या बनता है? Cl नेगेटिव बनता है। तो क्या होगा? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। इनके जो आयंस की मोलर कंडक्टिविटीज़ है उसको आप क्या करोगे? जिसको आप क्या कहते हो? मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज़। ये आपकी क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और ये क्या है? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। इसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे। अब यह मेरे पास दूसरा है, जैसे कि लैम्डा नॉट M बेरियम क्लोराइड के लिए। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है। अब आपको पता है कि जो बेरियम क्लोराइड है जब वो टूटेगा तो किस में टूटेगा? बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो इसकी निकालने के लिए आप क्या करोगे? लैम्डा नॉट बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस कोफिशिएंट आगे आ जाएगा 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। यानी कि जो Cl की होगी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, उसको आप क्या करोगे? 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। या एक और एग्जांपल है, जैसे आप करोगे Al2SO4 का थ्राइस। अब एल्युमिनियम सल्फेट जो टूटेगा वो 2 एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव में क्या करेगा? ये आपका ब्रेक कर जाएगा। तो इस वाले केस में जो इसकी आप मोलर आयनिक कंडक्टिविटी निकालोगे Al2SO4 थ्राइस का, वो क्या होगा बेटा? इनकी कोफिशिएंट्स को आगे ले लो, यानी कि 2 लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। आपको समझ में वैसे आ गया होगा कि जितने भी आयंस होंगे उन सभी आयंस की जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होगी उसको आप ऐड कर दोगे, तो उससे आपको जो है कुलार्ड्स लॉ जो कहता है कि हर एक आयन का जो कंट्रीब्यूशन है वो निकल आएगा। अब इसमें कुलार्ड्स लॉ के एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशंस ऑफ कुलार्ड्स लॉ में कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका जो है वो कैसे करोगे? तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है एसिटिक एसिड है या आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब जो वीक एसिड वीक बेसिस होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से, क्योंकि हर एक आयन की कंट्रीब्यूशन है, तो जैसे अगर मुझे इस चीज़ की निकालनी हुई
तो इस चीज़ की निकालने के लिए सपोज़ करो मेरे पास सोडियम एसीटेट हो गया, ओके। और क्या चाहिए मुझे इस चीज़ की निकालने के लिए? सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और HCl हो गया। 3 मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। इस वाले में से मुझे ये वाला आयन चाहिए और इस वाले में से मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। बट मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये क्लोरीन का NaCl और एक ये NaCl नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करना है, मैंने इनके इस आयन का और इस जिसका हमें आयन चाहिए होगा उनकी मोलर कनेक्टिविटी ऐड कर देंगे और थर्ड वाले की क्या कर देंगे, हम माइनस कर देते हैं। इस तरीके से हम जो है वो निकालते हैं। यानी कि इसकी अगर आपने मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है तो यानी कि जो लैम्डा नॉट M होगा वो आपके पास क्या होगा? लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव आयन। क्योंकि ये जो आपका है एसिटिक एसिड वो ब्रेक कैसे करता है? वो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में आपका क्या कर जाता है, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आपका ये जो है वो करता है। अब इसके यहाँ पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl एंड सोडियम एसीटेट, इनकी दी हुई है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लैम्डा नॉट M NaCl के लिए, लैम्डा नॉट M HCl के लिए, लैम्डा नॉट M एसिटिक सोडियम एसीटेट के लिए CH3COOH के लिए दिया हुआ है। अब हम इसमें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं? सबसे पहले आपको दिया है 126.4, 425.9 एंड 91.0। इन सब की यूनिट आपकी क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है। वट विल बी द एसिटिक एसिड? तो आपसे एसिटिक एसिड यानी कि जो आपके पास CH3COOH है, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये हमसे जो है वो क्या की जा रही है? पूछी जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे कोलार्ड्स लॉ अप्लाई करो, कि अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कोलार्ड्स लॉ, कोलार्ड्स लॉ आपका क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपका हर एक आयन होगा वो क्या करेगा? अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करती हूँ तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी अगर मैंने यहाँ पे निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट आपको क्या चाहिए? H पॉजिटिव आपको चाहिए। इन दो आयंस की आपको चाहिए। हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? हमें आपको यहाँ पे गिवन है लैम्डा नॉट NaCl का क्या है आपका? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। कितना दिया हुआ है आपको बेटा? 126.4। हम यूनिट नहीं लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। यूनिट हमें पता है कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। उसके बाद आपको लैम्डा HCl का दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा? लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। कितना दिया हुआ है आपको? 425.9। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। उसके बाद आपको एसिटिक एसिड का दिया है, सॉरी सोडियम एसीटेट का, जो कि सॉल्ट एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पे आपको इसका कितना है? लैम्डा नॉट एसीटेट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। और ये आपको कितना गिवन है? ये आपको 91.0 दिया है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या ले लिया? 3 लिया। हमने इनको रिस्पेक्टिवली जैसे इसको आयंस में डिसोसिएट किया, सिमिलरली इस चीज़ को भी मैंने अपने आयंस में क्या कर दिया? डिसोसिएट किया। अब आपको चाहिए क्या? आपको सेकंड वाले में से ये वाला आयन चाहिए और थर्ड वाले में से आपको ये एसीटेट आयन यहाँ पे आपको चाहिए। ये एसीटेट आयन आपको यहाँ पे चाहिए थर्ड वाले में से। लेकिन आपको NaCl नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है? इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से NaCl का माइनस कर देंगे। तो ऐड द इक्वेशन 2 एंड थर्ड और माइनस द 1। तो इसमें आपको क्या करना है? इक्वेशन सेकेंड लेनी है, उस इक्वेशन में इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देनी है और माइनस कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 को। तो जब आप इस तरीके से करते हो तो इस तरीके से करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो इन्हीं की वैल्यूज़ को अगर हम पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे जो लैम्डा नॉट आपका CH3COOH के लिए आ जाता है। तो इक्वेशन 2 में जो आपकी HCl की वैल्यू दी हुई है 425.9 प्लस उसकी दी हुई 91.0 माइनस आपने करना है 126.4।
जब आप इसको यहाँ पे जो है करते हो तो यहाँ पे जो सारा कुछ इसको सॉल्व करते हो तो आपका क्या आ जाता है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो जिन जिन सॉल्यूशंस में से हमें जो जो आयन चाहिए होंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे। थर्ड वहाँ पे दिया होगा जिसको आपने माइनस करना है। तो इस तरीके से आप कोलाज लाकर ये एप्लीकेशन यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड हम सेकेंड न्यूमेरिकल करेंगे। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। अब आपको क्या दिया हुआ, कैल्शियम 2+ की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई, मैग्नीशियम की दी हुई है, क्लोरीन की और सल्फेट की, सबकी दी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, हम फर्स्ट में सबसे पहले निकालना स्टार्ट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को। तो इसमें आपको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम 2+ प्लस 2Cl- में क्या करता है, ब्रेक करता है। तो जो लैम्डा आपका नॉट होगा कैल्शियम क्लोराइड के लिए वो क्या होगा, लैम्डा नॉट कैल्शियम 2+ प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl-। तो कैल्शियम 2+ को कितना दिया है 119.0 और क्लोरीन का कितना दिया है बेटा 76.3 दिया हुआ है। कितना दिया है 76.3। तो इसको जो आप यहाँ पे 119.0 और इसको 2 से क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जाता है 152.6 और इनको आप सिंपली अगर ऐड करते हो तो 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट लिखोगे अदरवाइज यूनिट के बिना नंबर कट जाता है। फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट का बोला हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट लिखते हो तो मैग्नीशियम सल्फेट कैसे डिसोशिएट होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ प्लस SO4 2-। तो यहाँ पे जब इसका आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट का जो है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी जो है यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी करोगे तो क्या होगा लैम्डा नॉट Mg2+ प्लस लैम्डा नॉट SO4 2-। आप लैम्डा को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिखो, कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ को आपका कितना दिया हुआ है 106, यहाँ पे मैंने पुट कर लिया 106 प्लस सल्फेट का 160। तो सल्फेट का कितना आ गया 160। इनको आप क्या करोगे 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो जिसका पूछा होता है उसके इंडिविजुअल आयन की जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है उसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया और ऐड करके हमें यहाँ पे ये चीज़ जो है इजीली जो है वो मिल गई। सेकेंड एप्लीकेशन है कोलार्ड्स लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमने यहाँ पे क्या करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या करना है कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि यहाँ पे आपकी क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उससे हमने क्या करना है ये कैलकुलेट करना है। आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ा क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो जो प्रेजेंट होंगे वो चीज़ होती है। तो डिग्री ऑफ जो आपकी डिसोसिएशन होती है उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए कि अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो सिर्फ इसमें फॉर्मूला ही है आपका लैम्डा MC अपॉन लैम्डा नॉट। अल्फ़ा आपको पता है अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आपकी, लैम्डा CM क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C। यहाँ पे जो आपकी C क्या है वो मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन, कोई भी सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो C है उसकी है। और लैम्डा नॉट M क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका मैंने आपको पहले ही बताया है। इसकी जो वैल्यू होती है वो आप कोलार्ड्स लॉ को यूज़ करके कैलकुलेट कर लोगे, इसकी आपको गिवन होंगी, इस फॉर्मूलेज में पुट करोगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो आपने बहुत अच्छे से किया हुआ क्योंकि आपने जो है यहाँ पे जो K होता है उसको हम क्या कहते हैं डिसोसिएशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपने लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया हुआ है। तो इस यूनिट को करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिडॉक्स और इक्विलिब्रियम आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो K है वो आपका क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट है।
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे कि सोडियम, जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया या कोई भी हो गया, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो Kc = C α² अपॉन 1 माइनस अल्फा। एंड यू नो डैट अबाउट दिस फॉर्मूलाज बिकॉज आपने जो है इक्विलिब्रियम में जो है इसको किया हुआ है, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ क्या है डिसोसिएशन है। तो ये फॉर्मूला जो है आप याद कर लोगे, या याद क्या कर लोगे, आपको मैंने ये डेराइव करना भी लास्ट ईयर जो है सिखा रखा है बहुत अच्छे से, +1 में आपने 11th क्लास में इसको किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे जो इन दो एप्लीकेशंस के साथ क्या करेगा, आपका डील करेगा। जो भी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में दी हुई हैं नहीं पता चल रही, यूनिट देख के हम उसको पता कर लेंगे। जैसे कि आपको दिया है एट 291 केल्विन, तो बेटा हम सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने ये नहीं देखना कि हमें किस चीज़ की नीड है या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर आप नोट कर लो 291 केल्विन। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आपको जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का, फिर आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसके बाद आपको दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। दे के सारी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली है, मतलब एक साथ। तो अमोनियम क्लोराइड का कितना आ जाएगा 129.8, 217.4 एंड 108.9, ये आपको दिया हुआ है। और इसकी यूनिट कितनी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको तो पता ही है इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाना चाहो तो लास्ट में पर मोल भी लगा दो, अदरवाइज इसकी इतनी कोई नीड नहीं है। आपका वो है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है ये आपकी यहाँ पे आती है, ये चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ, यानी कि आपको यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पूछी जा रही है, या आप यहाँ पे एक तो कुछ देखो कि आपसे अल्फ़ा पूछा जा रहा है, एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपको के की वैल्यू निकालनी है। ये सारी वैल्यू आपकी किस चीज़ के लिए निकालनी है, NH4OH के लिए, जो कि क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा m निकालेंगे। लैम्डा, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला है, वो अल्फ़ा निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, वो आपको मैंने बताया हुआ है कि लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट m, ये चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। तो आप यहाँ पे जो है वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे हम क्लास ला का यूज़ करेंगे। देखो बेटा, जो आपका NH4Cl है, जब NH4Cl ब्रेक करता है तो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक करता है। ऐसे ही आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक करता है तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में क्या करता है, ये ब्रेक करता है। सिमिलरली अगर आपका NaCl ब्रेक करता है तो वो ब्रेक करता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक करता है। इस चीज़ में ये क्या कर जाता है, आपका ब्रेक कर जाता है। आपको चाहिए NH4OH, तो आपको एक तो ये चाहिए आयन और दूसरा आयन ये चाहिए, NaCl नहीं चाहिए। तो सपोज करो मैंने इक्वेशन 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले लिया, तो इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे, 3 की मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर आप लैम्डा नोट जो है NH4OH के लिए निकालोगे, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 NH4Cl का है, तो जो लैम्डा नोट NH4Cl का प्लस उसमें लैम्डा नोट NaOH का ऐड करोगे और माइनस कर दोगे लैम्डा नोट NaCl का, ये आप माइनस कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी वैल्यू है यहाँ पे ये लैम्डा, ये C की जो वैल्यू आ जाएगी वो उसको पुट करोगे तो ये आपकी वैल्यूज़ है 129.8 प्लस 217.4 माइनस 108.9, जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करके ये हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 238.3 साइमन सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो ये आपका जो है यहाँ पे आ गया। अब इसमें आपको जो है एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपने NH4 के लिए निकाल लिया मोलर कंडक्टिविटी। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे आपका है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिसोसिएशन द मोलर कंडक्टिविटी। एक्चुअली बेटा यहाँ पे आपको एक लाइन क्वेश्चन में मिस हो गई है। क्वेश्चन में आपको जो है इसकी जो C है उसकी वैल्यू दी हुई है, और कितनी दी हुई है 9.33 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे दी हुई है। तो हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नॉट एम है। तो सी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 9.33 और ये आपका कितना आ गया 238.3 आ जाएगा। जब इसको यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.0392। ये आपकी, लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है अल्फ़ा की। तो 0.0392 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और आपका कितना आ जाएगा 3.92% जो है वो डिसोसिएशन आ जाएगी। अब सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सेकेंडली हमने जो है इसका जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। NH4OH को आपने लिया, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो ये करता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक करता है। अगर आप इनिशियल बात करते हो, इनिशियल हमने इसकी कंसंट्रेशन C ली है, ये 0 है, ये 0 है। लेकिन इक्विलिब्रियम में, ये आपने क्वेश्चन पहले भी किया है, इक्विलिब्रियम में अगर जो है अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो C माइनस सी अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी C अल्फ़ा, ये भी क्या हो जाएगा C अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से C कॉमन लोगे तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो प्रोडक्ट की होती है, पहले जो है प्रोडक्ट की और नीचे किसकी आती है आपकी रिएक्टेंट की 1 माइनस अल्फ़ा। ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट है। आपको सोल्यूशन की नॉर्मेटली सेंट्रीमोलर सोल्यूशन दिया हुआ है, तो जो आपकी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आपको सेंट्रीमोलर सोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है, वो मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी। तो ये आपकी नॉर्मल है, इसको मोलैरिटी में कैलकुलेट करोगे, मोलैरिटी में कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि एक ही OH रिलीज़ हो रहा है इसलिए वही उसकी क्या होगी 0.01 मोलर आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली है 0.392। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। कैसे पुट करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 इंटू जो उसकी वैल्यू है, इसका आप स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ पे जो ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, क्योंकि C भी 2 है अल्फ़ा भी 2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो इंटू जो आपको वैल्यू है अल्फ़ा की 0.392, इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और नीचे आप यहाँ पे एक को जो है नेग्लेक्ट करोगे तो 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे निकालोगे 0.0392। तो इस सब को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपकी 1.599 इंटू 10 की पावर -5 वैल्यू आ जाएगी। आप इसको एक बार करके देखना कैलकुलेशन जो है, बिकॉज कम टाइम होने की वजह से मैंने इसको फटाफट आपको करके दिखाया है। उसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन और भी है इसका, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00128 मोलर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन आपको कितनी दी है 0.00128 मोलर एसिटिक एसिड इस कंडक्टिविटी का मतलब आपको कप्पा गिवन है, कप्पा कितना है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपको यहाँ पे जो है वो वैल्यू दी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट्स इस डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका आपने के जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। लैम्डा नॉट जो दिया हुआ है एसिटिक एसिड का वो 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपको यहाँ पे जो है वो गिवन है। अब जो है आप इसको कैसे निकालोगे, तो वो हमने जो है पीछे फॉर्मूला किया है मोलर कंडक्टिविटी का, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये हमने कल वाले जो टॉपिक्स किए थे कंसंट्रेशन वाले वो उसमें किया था। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, कप्पा की वैल्यू कितनी है कप्पा की वैल्यू हो 4.95 इंटू 10⁻⁻5 और फिर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको मोलैरिटी कितनी दी हुई बेटा 0.001028। इन सबको जब आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये चीज़ यहाँ पे आपकी आ गई। अब आपने क्या करना है, इसकी अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो कंसंट्रेशन गिवन है वो कितनी दी हुई आपको, एक तो आपने यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे निकाल ली और दूसरी जो है आपको जो है वो गिवन है। तो जो आपने यहाँ पे निकाली, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या होती है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट, जो एम ये कंसंट्रेशन सी वाली, सी कंसंट्रेशन वाली आपने निकाली, कितनी आ गई 48.15 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको कितनी दी हुई है 390.5। 390.5 से भी इसको आप करोगे तो आपका आ जाएगा 0.1233, यहाँ पे आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए वही आपका फॉर्मूला होगा
K इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अल्फ़ा स्क्वेयर अपॉन जो है 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे आपका C रहेगा। तो एक C से दूसरा C जो है वो कैंसिल हो जाएगा पिछले न्यूमेरिकल की तरह, C अल्फ़ा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो C आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.001028। अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है कितनी आई हुई है 0.1233। तो आप इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखना, इसका जो भी आंसर होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या आया है। सेम पिछले वाले के जैसा यहाँ पे आपका ये गिवन है। अब आपके पास जो है जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट। व्हाट इज़ द स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट? तो स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट आपका होता है सोडियम क्लोराइड हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया या लेड सल्फेट हो गया, जो कम्प्लीटली अपने जो है आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो उनकी जो सोल्युबिलिटी है उसको निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। मैं आपको कप्पा, ये कप्पा आपकी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करके यहाँ पे निकालेंगे। तो जो लैम्डा नॉट एम है ये आप कोलार्स लॉ का यूज़ करोगे तभी हम कहते हैं इसको कि सारी बार ये कोलार्स लॉ का यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है। इसके भी यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। यहाँ पे है कि द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl एट 288 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर आपका कितना है 288 केल्विन, इज़ फाउंड टू बी, कंडक्टिविटी का मतलब आपको कप्पा गिवन है, कितना दिया है 1.382 इंटू 10⁻⁻⁶ गिवन है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एट डाइल्यूशन, कि यहाँ पे आपको जो लैम्डा एम की वैल्यू दी हुई लैम्डा वो आपको दी हुई है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनकी कितनी है 61.9, और इसकी कितनी है आपको एक चीज़ आयंस की अलग अलग दी हुई, जो डेल्टा नॉट है Ag पॉजिटिव की वो आपको दी हुई है 61.9, और ऐसे ही Cl नेगेटिव वाले केस में 76.3 दी हुई है। तो अगर आपने AgCl की टोटल निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इनकी जो मोलर कंडक्टिविटीज़ होती है उसको क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। ये हमने आपको पहले ही कोलार्स लॉ में कराया। जब इसको आप ऐड कर लोगे तो 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ये आपकी आ जाएगी। अब आपने क्या निकालना है, सिंपली आपने सोल्युबिलिटी निकालनी है। सोल्युबिलिटी निकालने के लिए आप कप्पा इंटू 1000 अपॉन जो है जो भी है इसकी लैम्डा नॉट एम की जो वैल्यू आपकी आई हुई है। तो कप्पा की वैल्यू आपकी गिवन है 1.382 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये कितना आ रहा है 138.2। 138.2 कैलकुलेशन आसान है, ऊपर नीचे जो है वो सेम डिजिट्स आपकी आ रही है। जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर आ जाएगा। ये आंसर यहाँ पे आपका इसका आएगा। अब लास्ट आपके पास जो है वो एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, KW होता है। और वो होता क्या है बेटा, जो वाटर होता है उसके जो दोनों आयंस होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होता है उसका क्या होता है, जो है मल्टीप्लाई होता है किसके, दोनों जो आयंस हैं। तो ये आप जो है यहाँ से निकाल सकते हो। निकालने के लिए आपको सपोज़ करो कि हमने आयनिक जो कंडक्टिविटी है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो आपकी कितनी मिलती है। अगर हम H पॉजिटिव की देख रहे हैं वो आपको है 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ऐसे ही OH नेगेटिव की अगर है आपकी 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपकी जो फाउंड की जाती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे कोलार्स लॉ लगाते हो और कोलार्स लॉ लगाने के बाद अगर आप मोलर आयनिक कंडक्टिविटी वाटर की कैलकुलेट करते हो तो इनकी क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे 349.8 प्लस 198.5, दोनों आयंस की ऐड करोगे। जब दोनों आयंस की ऐड करोगे तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 548.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है प्योर वाटर का, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको कप्पा जिसको आप कंडक्टिविटी कहते हो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा किस चीज़ का, प्योर वाटर का। अगर हम वाटर जो लें वो बिल्कुल क्या लें, प्योर वाटर। और प्योर वाटर का हम 298 केल्विन पे अगर हम बात करते हैं तो आपको लास्ट इक्विलिब्रियम जब भी किया हुआ है +1 में, वहाँ पे मैंने आपको बताया है ये
5.54 इंटू 10⁻⁻8 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, लैम्डा नॉट एम यहाँ पे अप्लाई करोगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाता है आपका मोलैरिटी आ जाता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे जब निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट कर दोगे, क्योंकि कप्पा की वैल्यू आपकी कितनी है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 इंटू यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे आप 1000, और अपॉन में जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी जो है सॉरी यहाँ पे मोलैरिटी आपको जो है वो गिवन है लैम्डा नॉट एम की फॉर्म में, वो आप वहाँ पे आपने यहाँ से क्या करी हुई है कैलकुलेट करी है। तो ये जो है इस चीज़ को आप यहाँ पे लेके चलोगे और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे आपकी ये मोलैरिटी है और मोलैरिटी के यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट एम, और लैम्डा नॉट एम की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 548.7 निकाली हुई। इस चीज़ की इक्वेशन को रीअरेंज किया है मैंने, मोलैरिटी यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको जो मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो मेरी ये वैल्यू आ गई 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम आयंस पर लीटर। अब ये जो मोलैरिटी निकल रही है, ये मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन की और क्या है OH नेगेटिव आयन की, क्योंकि दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। और वो आपकी कितनी आई है 1.01 इंटू 10⁻⁻7 सॉल्व करके पीछे आ गई। अब जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को KW से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके आयंस होते हैं उनके जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि जब वाटर ब्रेक करता है तो इक्वल अमाउंट में OH और H पॉजिटिव आयंस जो है आपका देता है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.02 इंटू 10⁻⁻14, तो ये आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया। तो कोलार्ड्स लॉ का यूज़ करके आप वाटर का आयनिक प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच।